आपका जो बताया नहीं आपने, कोई वस्तु है, विराम अवस्था में है, रेस्ट फॉर्म में है, गतिशील मूविंग पोजीशन में लेके आ रहे हो, तो कौन सी प्रॉपर्टीज इसका विरोध करती है? अरे साइंस वालों, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो, आप कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, जैसे मान लो ये टेबल ही ले लो, ये टेबल भी विराम अवस्था में है, आप इसको गतिशील अवस्था में लेके जाओगे, मूविंग पोजीशन में लाओगे, तो एक प्रॉपर्टी इसका विरोध करती है, कौन सी? जड़त्व है, इनर्शिया, ऑप्शन दो इनको। कहानी गा गा के बताई थी पूरी, हर चीज में ऑप्शन चाहिए इनको। अरे ये लिख दो, फिर आगे समझाना शुरू करता हूँ। हाँ देखो, इनको लिखना कैसे, एक बार इधर सुन ला एक बार। ऐसे मत लिखना, कार्यपालिका हेडिंग लगाना, कार्यपालिका से 3 एरो निकालना, ऐसे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एंड मान्य न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ऐसे लिखना है इनको, ठीक है, ऐसे क्रमवाइज मत लिख देना। फिर आप विधायिका में आओ तो यहाँ से 2 एरो निकालना, एक साइड लोकसभा लिख देना, एक साइड राज्यसभा लिख देना। लिख दो जल्दी, आर्टिकल नंबर और, हाँ क्या हो गया? आर्टिकल नंबर और पार्ट नंबर याद रखा करो, अभी बोल रहा हूं। अभी तक तो वो एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया है जिसने मेरे को ये कह दिया हो कि सर आपके पढ़ाए में से क्वेश्चन नहीं आए। मैंने आपको 3 सब्जेक्ट कराए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पॉलिटी, जो ओल्ड स्टूडेंट है हमारे, एक भी क्वेश्चन अब तक बाहर नहीं है। बाकी तुम्हारी किस्मत। स्टैटिक जीके पे कोई दावा नहीं करता ना, मेरी लास्ट वाली पीडीएफ उठा लो, स्टैटिक जीके मिला लो आप पेपरों का। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, उसमें इतनी इकाइयां एक साथ कार्य करती हैं, तब जाके सेंटर गवर्नमेंट पूरी बनती है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एंड मान्य न्यायवादी, ये सारे मिलके किसको बनाते हैं? कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को बनाते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव होती है उसको कौन बनाता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। और उसके बाद में न्यायपालिका, जुडिशरी। सीएजी कहाँ आएगा जुडिशरी में? जुडिशरी में जुडिशरी आती है केवल, सीएजी तो खुद अलग है, 148 से 151। उल्टा कहाँ चल रहा है तू? इसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा केवल और केवल, यहाँ तो जुडिशरी, ये तो पूरा अलग है सीएजी पोर्शन तो, 148 से 151 संवैधानिक बॉडी है। हाँ रे, लिख दिया, जल्दी करो। पेपर पेन रख दो और समझ लो। देखो,
आर्टिकल नंबर 52, 53, 54 और 55 एक बार यहां तक बात करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले दो आर्टिकल बहुत छोटे हैं, ये दो आर्टिकल थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, 52 में सिर्फ एक लाइन है, भारत का एक राष्ट्रपति। कि भारत का सिंगल प्रेसिडेंट होगा, ये एक लाइन किस में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 52 में। या आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, मैं जो लाइनें बोलता हूं ना रे लिखाने के अलावा, ये आपके खोपड़ी में कितनी रहती हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। ये लाइनें खोपड़ी में रख लिया, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ ना, क्वेश्चन ऐसी इस तरीके से बनेगा, तो ध्यान रखना क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि वह आर्टिकल कौन सा है जिसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब उल्लेख तो सब में है, लेकिन है कहाँ कि एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 52। आर्टिकल नंबर 52 ही ये कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रपति होंगे, एक होगा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 53 की बात आती है। 53 ये कहता है कि कार्यपालिका नहीं होती, कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन सी, जिसमें सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मान्य न्यायवादी, इनकी सबकी शक्तियां कहां से आती हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस व्यक्ति में निहित होती हैं, तो किस में निहित होती हैं रे, राष्ट्रपति में। तो कार्यपालिका की टोटल पावर्स, जितनी भी एग्जीक्यूटिव को पावर मिलती है ना कार्य करने की, जितनी भी शक्तियां मिलती हैं, वो सारी की सारी शक्तियां कौन देता है, राष्ट्रपति। अर्थात एक चीज ध्यान रखना रे, जैसे मान लो भारत का प्रधानमंत्री बाहर गया हुआ है, ठीक है, वहां जाके कोई समझौता कर रहा है, तो वहां वो समझौते के ऊपर है ना एक लाइन लिखी जाती है, मैं भारत के राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करते हुए। ध्यान रखना, कोई भी मंत्री कार्य करता है, कोई भी विधेयक पास किया जाता है, हर जगह ये लाइन लिखी जाएगी, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के यदि किसी विधेयक पे, एक्ट पे साइन नहीं हुए तो वो निरस्त कर दिया जाता है, वो मान्य नहीं होता है। क्योंकि कानून वो तभी बनेगा जब इस व्यक्ति के क्या होंगे, साइन होंगे। तो देखो, जो पहले जितना कार्य करके लाए हैं, यदि मैन आदमी ने साइन नहीं किया, ठीक है, जैसे मान लो तुमने कोई स्कीम बनाई घर वालों से रुपए लेने की, ठीक है, स्कीम सारी पास हो गई, मम्मी तक पास हो गया, बजट पास कौन करता है, मेनली पापा ही तो करते हैं। ठीक है, अब मेनली पापा करते हैं, पापा के पास जाने से पहले जो ही बजट पास करवाने गए उससे पहले थप्पड़ पड़ गई, अब करवा लो बजट पास, नहीं होगा ना। जितनी मेहनत की थी वो सारी की सारी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन बनता है कि होम मिनिस्टर डायरेक्ट बात करे, यानी मम्मी बात करे, ठीक है, कि हाँ दे दो बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे, फिर आपका बिल पास हो सकता है। तो सेम कहानी यहाँ है आपकी। ठीक है, कि कार्यपालिका होती है, उसकी सारी शक्तियां किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अर्थात जितने भी कार्यपालिका कार्य करेगी, एक लाइन जरूर लिखेगी, हम भारत के राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट करते हुए, या उस एक्ट के ऊपर ये लिखा जाता है, यदि कोई विधेयक दूसरा है तो उस पर यह लिखा होता है कि हमने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली है, हमने पहले ही राष्ट्रपति से क्या कर ली है, बात कर ली है। मैं वो कई जगह लिखूंगा आपको ये बात, एक जगह मैं पहले पढ़ा के भी आ गया हूं, कहां लिखवाया था मैंने, एक बिल के बारे में बात करके आ गया हूं पहले ही। कौन सा आर्टिकल है, एक ऐसा कार्य है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है, और वो मैंने आपको करवा दिया है ना। धन विधेयक तो मैंने करवाया ही नहीं अभी। हाँ, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों को तोड़ते हैं ना, एक से दो में, दो से तीन में, या मिलाते हैं आपस में, तो राज्यों के पुनर्गठन का जो आदेश होता है, जो रिकॉम्बिनेशन किए जाते हैं स्टेट्सों को वापिस, ठीक है, तो वो आदेश हमेशा किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। धन विधेयक होते हैं, मनी बिल होते हैं, वो सारे के सारे किससे पेश होते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होते हैं। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करेगी 10 तारीख के बाद में, 10 जुलाई के बाद में, कब करती है देखते हैं। ठीक है, तो देखना उसमें जब बजट, निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगी ना, उससे पहले आपको एक बात बोलती हुई सुन जाएंगे वो, कि मैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यदि वो ये लाइन नहीं बोलती है तो बजट क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 54 और 55, यहां से 100% क्वेश्चन बनता तो गलत होता है। ठीक है, आज तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा है मेरे को नहीं पता, तुमको ये लगता है कि दोनों में निर्वाचन है, वो क्या हो गया, बोल लो मत। मैं ना कोई जैसे मान लो कोई भजन वजन कर रहा हूं ना, तब तो बोलो, तो मेरे भी कोई दिक्कत नहीं। अब कोई नई आवाज आती है ना, तो ऐसा लगता है क्या क्या पढ़ाऊं। देखो रे, 54 और 55 थोड़े से अलग हैं। आज तक तुम लोगों को ये दोनों एक ही लगते होंगे। 54 तो ये कहता है, इसमें तो होता है निर्वाचक मंडल, जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है ना, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। ध्यान रखना, पद्धति की बात नहीं कर रहा हूं, ये कौन सी पद्धति, कौन से सिस्टम के द्वारा उसका चुनाव
करवाया जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात कर रहा हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, और जब राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है, ये बात कौन करता है? आपका आर्टिकल नंबर 55 ये बात करता है सिर्फ निर्वाचक मंडल की, कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होती है उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे और कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अब देखो शामिल कौन कौन होता है, सीधे लोकसभा राज्यसभा कंप्लीट नहीं होती, ध्यान रखना, कि निर्वाचित सदस्य जिनका इलेक्शन किया गया है, जिनके चुनाव हुए हैं, चाहे वो चुनाव डायरेक्ट हुआ हो और चाहे इनडायरेक्ट हुआ हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट। इसका चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनके जितने भी सदस्य हैं वो किसके हिस्सा में होंगे? निर्वाचक मंडल के हिस्सा होंगे। दूसरा, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाएं, विधानसभाएं बोल रहा हूं, परिषद नहीं बोल रहा, काउंसिल नहीं बोल रहा हूं, असेंबली बोल रहा हूं, ध्यान रखना, असेंबली बोल रहा हूं ना कि काउंसिल बोल रहा हूं। विधानसभाएं टोटल की टोटल यहां शामिल होंगी। ठीक है, लेकिन इनके भी कौन से सदस्य रहे? ओनली निर्वाचित। अब देखो, अब एक चीज और रह गई, अब कौन सी रह गई? यूटी। यूटी में कौन सी? जहां विधानसभाएं हैं। यूटी में कौन सी? जहां विधानसभाएं। एग्जाम्पल दिल्ली, जे&के एंड पुडुचेरी। ये 3 यूटी के सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, जैसे मनोनीत कितने हो गए? 12 तो यहाँ पहले आंगल भारतीय होते थे, आजकल नहीं होते, 104 से हटा दिया उनको सबको। पहले यहाँ एक आंगल भारतीय होता था, वो भी हटा दिया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी विधान परिषद है, काउंसिल है, विधान परिषद अभी कितनी जगह है? 6 जगह। तो उनके कोई भी सदस्य यहाँ भाग नहीं लेंगे। जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वही सदस्य क्या होंगे? यहाँ भाग लेते हैं। निर्वाचित किस किस के होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जितने भी स्टेट्स हैं जिनमें विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और यूटी की विधानसभाएं जितनी हैं, तो कितनी हैं? दिल्ली, जे&के एंड पुडुचेरी। एक नोट याद रखना, नोट ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो जिस दिन, उस दिन यदि कोई विधानसभा विघटित हो गई है अर्थात भंग हो गई है, उस टाइम पे वो कार्य नहीं कर रही है तो उसके सदस्य भाग नहीं लेते। एग्जाम्पल बता सकते हो वर्तमान में ऐसी जगह कौन सी है? जे&के, क्योंकि जे&के में आज के दिन विधानसभा नहीं है। तो अभी जो द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था उसमें जे&के की विधानसभा ने भाग नहीं लिया था। तो ये चीज ध्यान रखना कि जिस दिन चुनाव हो रहा हो, यदि उस टाइम पे यदि कोई विधानसभा भंग हो गई है, कोई असेंबली कार्य नहीं कर रही है, या तो उसका निर्वाचन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, या क्या हो जाता है, वहां मान लो चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, तो उस टाइम पे वो यहाँ भाग नहीं लेगी। ये बात दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा की विधानसभा, चाहे राज्य की हो, चाहे यूटी की हो, उनके सभी के सदस्य किसमें शामिल होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। जो निर्वाचित मंडल होता है उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब बात आती है 55 की। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखो रे, 2 है। आर्टिकल नंबर 55, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति। देखो, आपको 2 बातें लिखी हुई मिलती हैं। पहली होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसेबल वोट। ठीक है, अब दोनों को एक बार समझ लो। आज तक शायद दोनों का अर्थ नहीं पता आपको। कोई बता सकता है दोनों में कहने की बात क्या, कौन सी बात क्या कहती है? चाहे कोई आर्ट बैकग्राउंड का हो, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, कोई भी ये बता दे कि दोनों का अर्थ क्या है। आज तक तुम लोगों ने सिर्फ इसको याद किया है और कुछ नहीं किया। देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, सबको कुछ ना कुछ हिस्से की भागीदारी दी जाए, क्या कहलाता है? आनुपातिक। एकल संक्रमणीय मत, इसका अर्थ ये होता है जैसे एक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है,
एक वोटिंग लेटर दिया जाता है जिसपे ऐसे जैसे मान लो 1 नंबर पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो, 2 नंबर पे कोई दूसरा लड़ रहा है वो, और 3 नंबर पे मान लो 3 कैंडिडेट मान लेते हैं अपन राष्ट्रपति के। ठीक है, अब होता क्या है, हर व्यक्ति की चॉइस होती है अलग अलग। ठीक है, जैसे आप मान लो ये कैंडिडेट फिलहाल एनडीए का है और ये कैंडिडेट किसका है रे, इंडिया का है, और ये कौन सा है आपका, निर्दलीय है। कौन है, निर्दलीय। निर्दलीय पॉसिबल बहुत रेयर केस में होता है क्योंकि यहाँ आपको 50 प्रस्तावक और 50 आवेदक चाहिए। ठीक है, और वो भी एक सांसद के रूप में या एमएलए के रूप में होने चाहिए, तो वो एक व्यक्ति को, निर्दलीय को इतने जल्दी मिलते नहीं है। तो ये कहानी कितने की हो गई, 100 की हो गई। जो आवेदक होगा वो प्रस्तावक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मान लो कोई एनडीए का आदमी है, उसको मान लो उसने सारी जगह एक की वोटिंग ये कर रखी है कि ये व्यक्ति को मैं 1 नंबर पे वरीयता देता हूँ। जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर, उस ऑर्डर में 1 नंबर पे मैं इसको रखता हूँ। अब वो एनडीए का आदमी है तो 2 नंबर पे तो इंडिया वालों को तो रखने से रहा, किसको रखेगा, निर्दलीय को। ठीक है, रखना, ऑर्डरिंग करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं करेगा, वो करना होगा। अब होता क्या है कि मान लो पहले पहले राउंड हुआ, पहले राउंड में इन दोनों की काउंटिंग सेम आ गई। क्या आ गई, सेम आ गई, इंडिया वाले की और एनडीए वाले की। तो फिर क्या होगा कि जिसमें इसके 1 नंबर की पे जितनी वोटिंग थी ना, वो सारी की सारी सेकंड राउंड में ट्रांसफर हो जाएगी, और इसको जितनों लोगों ने 1 नंबर पे डाला था ना, वो अगले राउंड में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले राउंड की वोटिंग ऑटोमेटिक दूसरे राउंड में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, अरे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब क्या होगा, 1 नंबर निरस्त हो गया। यहाँ देखो होता क्या, गिनती इसी तरीके से की जाती है। अब 1 नंबर का कोई खेल नहीं रहा ना, क्योंकि 1 नंबर की सबकी गिनती कर चुके हैं जिसने एक एक। अब 2 नंबर लिखा गया था ना, उसको एक माना जाएगा। अब जो 2 नंबर, मान लो इसको यहाँ 2 नंबर लिखने वाले हैं लोग, इसको 2 नंबर लिखने वाले लोग हैं। ठीक है, अब इसको 2 नंबर नहीं माना जाएगा। अभी कितने नंबर पे आ गया है, 1 नंबर पे, क्योंकि 1 नंबर की अब वैल्यू नहीं रही है। अब इस आधार पर वोटिंग की जाएगी। ऐसा राष्ट्रपति आज तक एक ही हुआ है जिसके द्वितीय चरण में जाके वोटिंग की काउंटिंग हुई हो और फिर वो जीता हो। कोई उदाहरण बताएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसकी गिनती पहले राउंड में कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी गिनती पहले राउंड में सिमिलर आ गई थी, इसलिए अगले राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी थी। वीवी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये है आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखो होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला है रे, चुनाव ऐसे नहीं जीतता, n+1। अब ये तो कैपिटल एन है ना, ये तो है टोटल वोट्स, जितने वोट पड़ रहे हैं वो टोटल वोट्स। ठीक है, और ये एन है ना नीचे वाला, ये है पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये तो क्या है आपकी नंबर ऑफ पोस्ट, और ये क्या है आपकी टोटल ऑफ वोट्स। ये जो फॉर्मूला आएगा इससे वैल्यू आएगी आपको 50% की, और इसमें कितना जोड़ दो, एक। कितना जोड़ दोगे, एक। तो ये आपके चुनाव पद्धति का जो निर्वाचन किया जाता है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। होता क्या है, इस फॉर्मूले के हिसाब से जिस व्यक्ति को 50% प्लस 1 वोट मिल जाता है वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनने का तरीका क्या है, यदि आप वो पूछ ले कि राष्ट्रपति चुनने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है, तो वहां आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, 50% प्लस 1, 50% प्लस 2, 50+3। तो 50% प्लस कितना वोट चाहिए आपको, 1 वोट चाहिए, वो व्यक्ति क्या चुन लिया जाएगा, आपका राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अब होता क्या है कि एक एमएलए का आप कितना वोट मानोगे, एक एमपी का आप कितना वोट मानोगे, इन दोनों के भी निकालने के क्या होते हैं, अरे फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले याद रहें तो ठीक है, ना रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की लास्ट कंडीशन पे अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एमपी और एमएलए की वोटिंग कैसे काउंट की जाती है वो आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जो राष्ट्रपति होता है ना, एमएलए होता है, जैसे सबसे सबसे पहले इसकी बात करते हैं एमएलए की, कि एक एमएलए का वोट मानोगे कितना आप, किसकी वोटिंग काउंट किसे हुई। तो होता क्या है, जैसे मान लो जिस भी राज्य का एमएलए है उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन, जितने उस राज्य की क्या है जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बटा जितने निर्वाचित एमएलए हैं उससे भाग दे दो, और जो संख्या मिले
उसको कितने से गुणा कर दो, 1/1000 से। ये आपका क्या हो गया, एमएलए का मतपत्र। जितना एक एमएलए वोटिंग करता है उस एमएलए की यहां से इतनी वोटिंग निकलती है, जिसके आधार पर राजस्थान के एमएलए की वोटिंग कितनी मानी जाती है, 129। यूपी की सर्वाधिक होती है कितनी, 208। और सबसे कम होती है सिक्किम की, कितनी होती है रे, 7। कितनी होती है, 7। ठीक है, ये एक एमपी का वैल्यू है, एक एमपी की नहीं, एमएलए की वैल्यू है। ये किसकी है, राजस्थान की। अपन राजस्थान में बैठे हैं तो अपने को राजस्थान का पता होना चाहिए। तो राजस्थान की एक एमएलए की वोट जब वो वोटिंग करता है तो एक एक वोट नहीं माना जाता, कितने वोट माने जाते हैं रे, 129 वोट माने जाते हैं, 129 के बराबर होता है। यूपी का एक एमएलए वोटिंग करता है तो कितने वोट माने जाते हैं उसके, 208। ठीक है, और जब एक सिक्किम का एक एमएलए वोटिंग करता है तो कितने वोटिंग मानी जाती है उसकी, 7। ये एक नहीं है, ये 7 के बराबर काउंट किए जाते हैं। एमपी का जब ज्ञात करोगे तो इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी, ठीक है, तो जितने एमएलए होते हैं ना उनका कुल निर्वाचित मत किसका रे, एमएलए का। जैसे मान लो आपको राजस्थान के एमपी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और बटा कुल निर्वाचित एमपी। अब इसमें पूरे भारत का एक ही आएगा, पूरे राज्य के जितने एमएलए हैं सबको जोड़ दो और जितने भारत में निर्वाचित एमपी होते हैं उनको जोड़ दो। देखना रखना, मैं एमपी की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे खोपड़ी में लोकसभा नहीं आनी चाहिए, दोनों आनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एमपी होते हैं, दोनों ही सांसद होते हैं। राज्यसभा में बैठने वाला भी सांसद है और लोकसभा में बैठने वाला भी सांसद है, ये चीज ध्यान में कर लेना। मैं बोल रहा हूं एमपी एमपी बोले, अच्छा एमपी तो राष्ट्र लोकसभा वाला होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों व्यक्ति होते हैं, चाहे वो लोकसभा में बैठे और चाहे वो राज्यसभा में बैठे, ये चीज ध्यान रख लेना। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा रे, यहाँ फिलहाल एक वर्तमान कंडीशन और एक्चुअल कंडीशन में थोड़ा सा फर्क है। वर्तमान में जेएंडके की विधानसभा कार्य नहीं करती, तो जेएंडके के एमएलए यहाँ भाग नहीं लेंगे। जेएंडके के एमएलए आज के दिन 90 हैं, वो यहाँ भाग नहीं लेंगे, तो संख्या क्या आएगी, ऊपर कम आएगी, और नीचे डिवाइड वाले उतने ही बने हुए हैं, क्योंकि लोकसभा सांसद वहां से आज भी चुना जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, आज के दिन तो इसकी वैल्यू 700 आती है, कितनी आएगी, 700। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी बनी रहती है रे, 708। कब तक बनी रहेगी, 2026 तक। 26 के बाद में इन सब में बदलाव आएगा, ध्यान रखना। क्यों आएगा, 26 के बाद में परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग का गठन होगा तो जो निर्वाचित क्षेत्र होता है, जो इलेक्शन एरिया होता है, वो बदलेंगे। ठीक है, इलेक्शन एरिया बदलेंगे तो इलेक्शन सीट बदलेंगे। जैसे राजस्थान की लोकसभा सीटें 200 नहीं रहेंगी, 230 के आसपास चली जाएंगी। ठीक है, राजस्थान में अभी एमपी निर्वाचित होते हैं 35। अब 35 को दो भागों में तोड़ दो, 25 और 10, 25 तो लोकसभा के, 10 किसके, राज्यसभा के। ठीक है, तो ये बदलेंगे। ठीक है, तो जब ये बदलेंगे तो जो ये फॉर्मूले हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी, आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी तक तो ये बनी है 708। ध्यान रखना रे, ये जनसंख्या 1971 के अनुसार ली जाती है। यदि आपको कोई बेस ईयर पूछ ले तो 1971 के अनुसार ली जाती है। ये 1971 में जो देश की जनसंख्या थी वो ही चल रही है आज तक। अब जब 2026 में जनसंख्या का 2026 में परिसीमन आयोग बैठेगा, जिसकी रिपोर्ट आएगी लगभग 2028 तक के बाद ही आएगी, उससे पहले तो नहीं आएगी, किसी कंडीशन में नहीं आएगी। तब यदि इन्होंने 2001 को बेस ईयर माना तब सीटें कम बढ़ेंगी, लेकिन यदि बेस ईयर 2011 कर दिया तब सीटें क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि सीटों का निर्धारण बेस ऑन पॉपुलेशन किया जाता है। पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर ही सीटें कम या ज्यादा की जाती हैं। अब सिक्किम में देखो वोटिंग एरिया 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां की जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, यूपी का ज्यादा क्यों आ रहा है 208, क्योंकि वहां की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ की अपने राजस्थान की क्यों आ रही है 129। देखो सीटें, पहले बात तो सीटें यहाँ कम है, यदि राजस्थान में सीटें ज्यादा होती है तो ये और भी कम आती, ध्यान रखना, क्योंकि नीचे का डिवाइडिंग एरिया क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, तो ये आपके मतपत्र हैं, जिसे आपको एक जो यहां से जो मेनली याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक एमपी का मतपत्र कितना होता है। ठीक है, उसके वोटिंग एरिया कितना होता है, तो कितना होता है 708। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक वो ये ना बोले वर्तमान तब तक आपको 700 नहीं करना है। यदि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि एमपी के एक मत का मूल्य कितना होता है, 708 ही करना है, जब तक वो प्रेजेंट कंडीशन की बात ना करे। ठीक है,
या किसी एमएलए में यदि आपको पूछेगा तो ये पूछेगा, राजस्थान वाला तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि मैक्सिमम किसना है, तो यूपी का 208। ध्यान रखा। और याद करने का तरीका बताऊं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी में चले जाना, मत मूल्य में किसी में भी सर्वाधिक हर जगह यूपी बैठा है। एक ही तरीका है, लोकसभा सीटें सर्वाधिक यूपी, विधानसभा सीटें सर्वाधिक यूपी, राज्यसभा सीटें सर्वाधिक यूपी, ठीक है, और सर्वाधिक मत मूल्य भी यूपी। एक ही तरीका है इसको याद करने का, इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कम ज्यादा वाले बदलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ सिक्किम है, और जगह कई जगह पुडुचेरी भी हो जाएगा, कहीं गोवा भी हो जाएगा, और जगह सारे वो बदलते रहेंगे। ये आपके आर्टिकल नंबर 55 है, एक बार दोबारा सुन लो। 52 नंबर कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा। 53 नंबर कहता है कि राष्ट्रपति की जितनी कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो किससे निकलती हैं, राष्ट्रपति से निकलती हैं। आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगी उसकी, उसमें कौन कौन भाग लेगा, तो जितने भी इलेक्शन मेंबर हैं जिनको इलेक्ट होके आए हैं सारे के सारे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, चाहे विधानसभा राज्य की हो चाहे यूटी की हो, ठीक है, सब के सब निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य का कोई कार्य नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें आते हो तो इसमें जब आओगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कौन सी है, पद्धति कौन सी है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। एकल संक्रमणीय मत समझ गए कि जब पहला राउंड की काउंटिंग होती है तो यदि दोनों का बराबर रेशियो आ गया है, वोटिंग रेशियो क्या रहा है, बराबर रहा है, तो सेकंड राउंड में जाते हैं तो पहले जो वोटिंग हुई थी वो ऑटोमेटिक दूसरे में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और थर्ड कैंडिडेट जो जो कहीं दूर दूर तक नहीं है वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। फिर दो ही कैंडिडेट माने जाएंगे सेकंड राउंड में, जो जिन दोनों में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, दोनों बराबर रेशियो पे चल रहे हैं, वो दो ही मेंबर माने जाएंगे राष्ट्रपति, दोनों यही, इन्हीं में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, तीसरे का कोई खेल नहीं रहेगा। ये भारत की है, अमेरिका में उल्टा होता है इसका पूरा, ध्यान रख लेना। अमेरिका और भारत में एक फर्क है, यहां सरकार कौन बनाता है, जिसके पास सीटें आती हैं, जिसके पास सीटें आती हैं। अमेरिका में सरकार वो बनाता है जिसके पास वोट आता है, सीटों का खेल नहीं है। आप यदि तुम में से किसने लोकसभा अभी जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे देखे थे, 1-2 घंटे टीवी पे बैठ के देखे हैं, 1-2 घंटे, 5-10 मिनट की बात नहीं कर रहा, 1-2 घंटे देखे हैं। होता क्या है, एक तो पार्टी की सीटें बताई जाती हैं और एक पार्टी का वोट परसेंट बताया जाता है, ठीक है। भारत में वोट परसेंट का कोई काम नहीं है, अमेरिका में वोट परसेंट साथ चलता है, वहां सीटों का कोई काम नहीं है। वहां जिसको वोट परसेंट ज्यादा मिला वो चुनाव जीत जाएगा, भारत में जिसको सीटें ज्यादा मिली वो चुनाव जीत जाएगा। यहाँ चलता है फर्स्ट पास्ट। फर्स्ट पास्ट का होता है तो जो पहले सीट जीत के आएगा वो ही व्यक्ति माना जाएगा, वोट का यहाँ कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आप देखो, एक, हाँ, इस बार के लोकसभा चुनाव का क्वेश्चन याद रखना रे, आगे 2029 तक बना रहेगा ये क्वेश्चन, कि एक ऐसी सीट, मोबाइल चलाता आ रहा है, पता ही नहीं कहाँ घुस रहा है, हाँ रे, एक ऐसी सीट जिसके ऊपर सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया हो, इंदौर। ध्यान रखना, 1 लाख से ऊपर वोटिंग है नोटा के खिलाफ, कि इनमें से कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी सीट लोकसभा चुनाव में जिसमें सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया, वो पहले भी इंदौरी थी और अभी भी इंदौरी है। पहले हजारों में काउंटिंग हुआ करती थी, इस बार लाखों में है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू तो अभी निर्वाचन आयोग ने डाली नहीं है कितनी है, तो आप लिखना चालू करो रे, लिखने की स्पीड रखना। और ये ऊपर वाली जो लाइन है दो, ये तो आपको मैंने पहले ही बहुत बार बोल दिया कि राष्ट्रपति भारत का क्या होता है, राज्य प्रमुख होता है, ठीक है, और वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होता है रे, प्रतीक होता है। कल 9 बजे उपस्थित हो जाएं, नहीं है कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगी तो रहेगी। मेरे को भी संडे को टाइम मिलता है सही से पढ़ाने का, क्यों नंदू, क्या हाल है, बढ़िया, ठीक है।
बढ़िया है, ऐसे टाइम में ठीक ठाक भी है। आई डोंट नो, जैसा मूड हुआ। कचौरी खिला दें। कचौरी तो पिछली बार भी आए थे, तो पिछली बार भी खिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक तुम पिला देना, ठंडा इकट्ठा करके, कचौरी मैं खिला दूंगा। अरे थोड़ा सा क्या, आपका पॉलिटिकल सिलेबस फंडामेंटल राइट्स में बहुत धीरे चल के आया है। 3 क्लासे तो मैं रिवीजन में खा गया आपकी फंडामेंटल राइट्स में। हाँ नहीं होंगे तो, लेकिन राज्यसभा का शायद मेंबर वहां के निर्वाचित हैं अभी, एमपी के आधार पे कर देते हैं, क्योंकि एमएलए का रोल नहीं रहता फिर। हाँ शायद अभी नहीं हुए शायद। हाँ जेएंडके के नहीं हुए, लोकसभा ही चल रही है अभी वहाँ। 100 रुपया पड़ेगा। उठा, उठा, तेरा पक्का नहीं चाहिए एकदम। 100 रुपया कोल्ड ड्रिंक के लिए पड़ेंगे, बोलो काली कोल्ड ड्रिंक आऊं लेनी है। लिखा रे, हो गया, जल्दी। रफ कॉपी में लिख लिया करो। ये वो निर्वाचित सदस्य हैं जो यहाँ भाग लेंगे। जितने भी इलेक्ट मेंबर हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, ध्यान रखो एक ही तरीका है याद करने का। यदि आपको ऑप्शन में ये नाम जुड़ जाए कि वो नॉमिनेट किया गया है, वो गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग नहीं लेगा। इलेक्ट किया होगा, देखो दो ही शब्द ढूंढो और ज्यादा याद करने का कंट्रोवर्सी पैदा मत करा करो। इलेक्ट मेंबर कहीं का भी हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यूटी की चाहे और राज्य की चाहे कोई की भी हो, और यदि आपको नाम मिल जाए नॉमिनेटेड किया गया है, वो यहां भाग नहीं लेगा। लिखो, लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ शासित प्रदेशों के की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन से? लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य। आजकल ये तो कोई होता ही नहीं, इसको तो हटा दिया है, लेकिन प्रोविजन है, क्या करें, यहाँ चलाना पड़ता है। ठीक है, और विधान परिषदों के सदस्य, क्योंकि इसको 104 से हटा दिया गया है, ये तो होता ही नहीं अब। सिर्फ अब यदि नॉमिनेटेड कहीं होते हैं तो अब एक ही जगह होते हैं राज्यसभा, एक जगह और भी होते हैं काउंसिल, काउंसिल में होते हैं। और ये आपका वो नोट है, जब कोई सभा विघटित हो गई हो, उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। कब? जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव है उस दिन। कितने? हाँ, 5.5 लाख के ऊपर जिसको वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है। 5-5 लाख होते हैं? कैसे होते हैं? देखो, आज के दिन मेंबर कितने बैठते हैं? 543 लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में कितने हैं? 40 है, 45 है शायद, 45 है। ठीक है, इनको गुणा कर ले 708, 700 से आज के दिन, ये इनकी वैल्यू है। फॉर्मूला छोड़ तू, ये गुणा कर लेना भाई, मेंबर तो यही है। एक एमपी का मत मूल्य में तेरे को निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी सभी का जोड़ लो। यदि टेबल चाहिए तो टेबल में डाल दूंगा, देख लेना। 700, 700, 4,90,000 के आसपास वोटिंग हमारी है शायद, इतनी आएगी।
सात नहीं 4,90,000 नहीं आएगी, 5.5 लाख वोटिंग आएगी अकेली नहीं की। ये 700 ही माना जाएगा अभी वर्तमान में। जो पिछले वाला चुनाव हुआ था ना, वहां 700 ही माना है इसको। क्योंकि देखो मैं बताऊं, थोड़ा सा अजीब डेटा है, क्या पता चेंज कर ले। अपन 708 को याद रखते हैं, उसने ये कह दिया हो कि द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में एक एमपी का मत मूल्य कितना माना गया, तो ये पता होना चाहिए कि 700 माना गया। कारण पूछ ले तो जेएनडीके की विधानसभा है ही नहीं, जेएनडीके की विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा वाले हट गए ऑटोमेटिक, ठीक है, और वो हट जाएंगे। अब राज्यसभा के शायद जेएनडीके से कितने आते हैं, 3 आते हैं क्या, 4 आते हैं, 1 2 3 है, 3 आते हैं शायद। ये आर्टिकल नंबर 54 है ना, इसको खोपड़ी में रखना, क्योंकि मैं जब आपको राष्ट्रपति को हटाने की शक्तियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक बात और लिखवाऊंगा वहां, तब ये लिखवाऊंगा कि ये सारे मिलके उसको हटाएंगे, यहाँ सारे मिलके उसको बना नहीं रहे हैं। ये चीज ध्यान में रख लेना। 4 है, हाँ। देखो मैं आपको एक याद करने का तरीका बताऊं, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को। लोकसभा की तो याद करो, राज्यसभा की है ना, उसका लगभग 1/4 के आसपास होती है। ये चीज दिमाग में फिट कर लो। किसका, इसमें नोटा नहीं होता, देना ही पड़ेगा, मत देना ही पड़ेगा, यहाँ नोटा का ऑप्शन नहीं है। आप अपने देश के पहले नागरिक को चुन रहे हो, उसमें नोटा डाल दो, गलत बात है। नोटा का सबसे पहले प्रयोग कौन से चुनाव में किया गया था, वो ईयर बता दो जिसमें नोटा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। 2000 ना, 5 कहां जा रहा है तुम, नोटा कहां आएगा, 13 क्या, 2013 के विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया था। यह आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इलेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट। अरे इंग्लिश वालों, प्रेसिडेंट के नाम के आगे द जरूर जोड़ना, नहीं प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो आर्टिकल है, वो आपके, वो आप आर्टिकल्स आप पढ़े अपने हिसाब से, ये सर पढ़ाएंगे, मेरा काम नहीं है। अरे इस फॉर्मूले में देखो, ये बट्टा का निशान है ना, इसको आप लिखते समय ऐसे कर लेना, क्योंकि ये पीसी से बहुत रेयर केस में ही होता है। ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है, याद रखना। ये +1 नीचे वाले +1 के साथ नहीं है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, n/n+1, +1 साइड में है। ये फॉर्मूला इस तरीके से, ये याद रखना। जहां कैपिटल एन है कुल मत, टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट वोट्स, और स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50% +1, ये लाइन याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितनी वोटिंग चाहिए, 50% +1। एक वोट भी एक्स्ट्रा आया, चुनाव जीत जाएगा। और ये दोनों लाइनें एक साथ चलती हैं रे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये पूरी लाइन एक साथ है दोनों की दोनों। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से इलेक्शन सिस्टम के द्वारा होता है, ऑप्शन आए, ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में रहे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड इलेक्शन प्रेसिडेंट बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दोनों अलग अलग में रहे, और फिर आपको नीचे दे सेकंड एंड थर्ड दोनों, तो ध्यान रखना फिर सेकंड एंड थर्ड दोनों आंसर माना जाएगा। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। बायोलॉजी का और कौन सा क्वेश्चन था, नाम पूछा होगा किसी का। हाँ तो क्लासिफिकेशन तो आप छोड़ दें तो ही ठीक है बायोलॉजी में, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्सी पैदा करता है, याद होगा नहीं, मैं पढ़ाने की कभी सोचता भी नहीं हूँ उसको।
और केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन जो याद हो तेरे को? याद ही नहीं है? अरे आए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। किसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसका आंसर अब तू आंसर क्यों बता रहा है, क्या पता तूने गलत किया हो। ठीक है फिर तो। लिख दिया रे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। और लोकसभा और राज्यसभा के नोटिफिकेशन? ना, यही तो गड़बड़ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करते हैं, निर्वाचन आयोग जारी करता है। लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति जारी करता है। विधानसभा और विधान परिषद की राज्यपाल जारी करता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अपने को एक ही आंसर पता है, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। ध्यान रखना, नहीं आएगा वहां। वो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और वो कौन सी करता है? आपकी निर्वाचन, इसकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। आगे सारे आएंगे ये कथन। हाँ, लिख दिया यहां तक। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? हाँ, शपथ दिलाता है तो। हाँ रे, देखो ये फॉर्मूला इस तरीके से है रे। ऊपर वाला, राज्यों की जनसंख्या, या राज्य की है क्या यहाँ? ठीक। राज्य की जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित एमएलए, गुणा 1/1000। और ये जनसंख्या है 1971 की। तो आप इसको जब नीचे वाले लिखें तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 1971 बटे टोटल इलेक्ट एमएलए गुणा 1/1000। इस 700 को तो लिख दो वर्तमान, और नॉर्मल वे में सामान्य तरीके से 708। नॉर्मल 708। और एक चीज और ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता है, ना कि ईवीएम के माध्यम से होता है। खोपड़ी में दोबारा फिट कर लेना। राष्ट्रपति का चुनाव, लोग राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इनके सभी के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं, ना कि ईवीएम के माध्यम से होते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन बनता है ये। और जो एमपी का मत मूल्य का फॉर्मूला है इसमें लिखा, इसमें देखो सभी एमएलए के मत मूल्यों का कुल मूल्य। अरे, कुल यहाँ कैसे आ गया? ये यहाँ आएगा कुल निर्वाचित एमपी। अरे बताया नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। चुनाव आयोग ने तो अधिसूचना जारी कर दी, उसके बाद में उसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो मेन इलेक्ट, जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है उसका?
चीफ गेस्ट? हाँ, कौन होता है? तुम मुख्य निर्वाचन अधिकारी मेरे को चुनाव आयोग का बता रहे हो। मैं चुनाव आयोग का पूछ नहीं रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस दिन होता है उस दिन उसके चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? नहीं होता। लोकसभा के अध्यक्ष से ज्यादा एक पावर एक व्यक्ति के पास और होती है लोकसभा में। लोकसभा का महासचिव। महासचिव के पास सर्वाधिक पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष के बाद। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव तो करवाता है लोकसभा का महासचिव और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है राज्यसभा का महासचिव। याद करने का दोनों का एक ही तरीका है, दोनों के महासचिव ही करवाएंगे। और राष्ट्रपति के लिए जो पैसे जमा किए जाते हैं वो कितने होते हैं? 15,000। कहाँ किए जमा किए जाते हैं? कहाँ पे? वहां पे तो पता है कहाँ पे। या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या चुनाव आयोग में, किसी एक में करवा दीजिए। चाहे चुनाव आयोग में करवा दीजिए, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करवा दीजिए। हाँ रे, लिखा। हाँ तो वो तो बता तो दिए, 50 आवेदक 50 प्रस्तावक। पहले कम हुआ करते थे। हाँ रे, देखो अब चुनाव संबंधी कुछ बातें बता रहा हूं जो कभी ना कभी एग्जाम में आपकी 100% आती हैं, जो आपके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करती हैं। देखो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के चुनाव का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा रे? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इसके अलावा चुनाव आयोग कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है। एक बार अभी समझ लेना। अब बच्चे कौन से चुनाव अगले वाले? लोकसभा या राज्यसभा। इनके चुनाव का नोटिफिकेशन खुद कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति साहब। इसके अलावा राष्ट्रपति साहब एक चुनाव का नोटिफिकेशन और जारी करते हैं, डेट जारी करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा का अध्यक्ष जिस दिन चुना जाएगा उसकी डेट जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। इसके अलावा विधानसभाएं, जो भी आपके असेंबली है स्टेट्स में, उन इस असेंबली की कौन जारी करेगा नोटिफिकेशन? राज्यपाल। पहली बात तो ये 3 बातें याद रखना रे। ये सबसे खतरनाक वो बातें हैं जो आपको सबसे ज्यादा गलत करवाती हैं, नीचे वाली दोनों, जहां तो हमारे राष्ट्रपति दिमाग में नहीं आता। क्योंकि अपन ने राष्ट्रपति की एक कहावत पढ़ रखी है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं होती, होती हैं। कोई इस व्यक्ति को जानता है? के मेनन। कौन कौन जानता है के मेनन को? नाम सुना है कभी? आज के दिन जितनी भी चुनाव प्रक्रिया चलाई जाती है कि इतने पैसे खर्च होंगे, ऐसे वोटिंग होगी, फलान होगी, ढिमकान होगी, जितने भी रूल रेगुलेशन है ये के मेनन के द्वारा बनाए गए हैं। नहीं, बिहार में इतना खतरनाक वोटिंग हुआ करती थी कि लोग बैलेट पेपर के डब्बे उठा के ले जाते थे और घर पे जाके भरते थे उसको। पूरे बूथ कैप्चर हुआ करते थे। ये सुधार इस के मेनन का किया हुआ है। ये राष्ट्रपति का कैंडिडेट बन गया। ध्यान रखना, यदि ये उस दिन राष्ट्रपति के चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट जारी ना करे तो ये आज दुनिया को दिखाएगी कि शक्तियां कैसे ली जाती हैं। इसने कहा क्योंकि जो चुनाव आयोग के पास शक्तियां बहुत होती हैं, वो किसी के नहीं सुने, उसके बाद इतनी शक्तियां होती हैं। कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिनके पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी इतनी औकात नहीं है कि वो उसको बोलते हैं, सलाह दे सकते हैं, माने तो माने, ना माने तो ना माने। चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीएजी, ये वो पद हैं सरकार के। सुप्रीम कोर्ट, 4, ये वो संस्थानें हैं जो चाहे वैसा कार्य कर सकती हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एकमात्र वो आदमी है जो बैठे हैं।
उनकी बात मानना इनके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो के मेनन ने जो आज के दिन चुनाव प्रक्रिया पूरी चलती है भारत में, वो किसने बनाई थी? के मेनन ने। जब ये राष्ट्रपति कैंडिडेट बने थे तो इंटरव्यू में इन्होंने एक बात बोली थी कि सर आपको पावर रखने की आदत है, आपके हाथ में पूरी पावर हो तब आप काम करते हैं, राष्ट्रपति के हाथ में तो पावर होती ही नहीं। इसका जवाब था कि पावर लेनी पड़ती है और वो मेरे को लेनी आती है, और ये चुनाव हार गया था। यदि ये बात नहीं बोले तो ये चुनाव जीते उस दिन, और ये चुनाव जीते तो फिर पता भी चले लोगों को कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं। एक्चुअल में बहुत शक्तियां होती हैं। ठीक है, बाकी आज के दिन क्या है, रबड़ स्टाम्प बने हुए घूमते हैं, काम करते नहीं है सही तरीके से, बाकी शक्तियां बहुत होती हैं इनके पास। हाँ, ये तीन तो हो गई आपकी अधिसूचनाएं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। तो देखो रे, 50 तो आवेदक और 50 ही प्रस्तावक, और जो सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है वो कितनी की जाती है रे? 15,000। या तो की जाएगी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, या की जाएगी आपकी ईसी में, इलेक्शन कमीशन में। इन दोनों में कहीं ना कहीं ये 15,000 रुपए डीडी के रूप में क्या करवाने पड़ते हैं? जमा करवाने पड़ते हैं। अब देखो, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा कोई काम हो गया जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है फैसला, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के चुनाव को, इलेक्शन को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इसके अलावा आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, एससी ने जो फैसला सुना दिया है उस फैसले को चुनौती नहीं दे सकते आप, ये उसका अंतिम फैसला होगा। देखो होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। आप कहोगे सर कहां देंगे? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से 7 बेंच के ऊपर चला जाता है, ऐसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाई कोर्ट में भी होता है, सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच पे चुनौती दिया जाता है, चैलेंज करते हैं वहां। तो यहाँ भी यही सिस्टम होता है। यहां ध्यान रखना, एक बार फैसला आ गया तो चुनौती नहीं दोगे आप। दूसरी बात, अब होता क्या है, वैसे अपने संविधान बनाने वाले ज्ञानी बहुत थे रे, इन्होंने बहुत सही तरीके से बनाया है। कैसे? इन्होंने एक बात लिख दी, बोले यार जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति है, फिलहाल द्रौपदी मुर्मू ले लो, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और अयोग्य घोषित कर दिए गए कि भाई ये व्यक्ति तो क्वालिफाई नहीं करता इस पोस्ट के लिए, इसके पास ये सुविधाएं, अब ये क्या नाम है, ये योग्यताएं, क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, द्रौपदी मुर्मू ने कुछ ना कुछ तो फैसले ले दिए इतने टाइम में, कहीं ना कहीं तो उनके साइन हो गए हैं, तो क्या वो फैसले मान्य रहेंगे या हट जाएंगे? तो ध्यान रखना, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पे आ गया था, उसने कुछ समय में कुछ कार्य किए, बिल बने, अपने साइन किए, उसके हटने के बाद भी वो प्रभावी रहेंगे, वो अमान्य घोषित नहीं होते हैं। ये चीज दिमाग में रख लेना, क्योंकि होता क्या है कि यार जो व्यक्ति नहीं रहा तो क्या उसके फैसले प्रभावी रहेंगे? अपनी मानसिकता ये बोलते नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति चुन लिया गया है उसके फैसले यहाँ प्रभावी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आप एक बात के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते, जैसे वर्तमान में जो बात बनी हुई है उस आधार पे आप जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसे चैलेंज नहीं करोगे सुप्रीम कोर्ट में, कि आपका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, ये अनकंप्लीट है, अपूर्ण है। जैसे जेएंडके की विधानसभा नहीं है आज, अपूर्ण है, इस बात पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये लाइन आपके चुनाव संबंधी बात लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 57। अच्छा 56 नहीं हुआ क्या? कार्यकाल नहीं है 56 में, कार्यकाल, उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो कार्यकाल कितना होता है रे? 5 वर्ष। किस दिन से? जिस दिन वो ओथ लेता है, शपथ लेता है, उस दिन से लेकर, ध्यान रखना, जिस दिन वो शपथ ले लेता है, ओथ लेता है, उसी दिन से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आर्टिकल नंबर 57, पुनः निर्वाचन, कि एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार क्या कर सकता है, इलेक्शन कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58, राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब ये योग्यताएं आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी साल का हो, 35 साल का हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल और वो ना हो। ठीक है, इसके अलावा किसी भी लाभकारी पद पे ना हो, या किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर है या असेंबली का मेंबर है तो वो अपना त्याग पत्र उसको दे दे। ये योग्यताएं आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बार पढ़ के आए हो कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिटीजनशिप में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है तो आपको,
कि वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जो कि राष्ट्रपति बन सकता है, जो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के पद है, सीएजी का पद है, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का पद है। ये वो पद है जिन पे कोई विदेशी नागरिक नहीं बैठ सकता, केवल वही व्यक्ति बैठेगा जो किसका नंबर सिटीजन हो, भारत का सिटीजन हो। ठीक है। दूसरा 59 में आती है आपकी शर्तें, पद की शर्तें। और 60 में क्या आती है आपकी ओथ। 60 में क्या आती है रे आपकी ओथ। तो यहाँ योग्यताएं शर्तें कौन कौन सी, कि भाई वो कौन कौन से कार्य करेगा, उसको वेतन भत्ते कितने दिए जाएंगे। तो आज के दिन राष्ट्रपति को वेतन भत्ते कितने जाते हैं, 5,08,000 वेतन भत्ता मिलता है एक राष्ट्रपति को पर मंथ के हिसाब से। जितनी उसकी सैलरी होती है उसका आधा 50% उसको पेंशन दी जाती है। ठीक है। रहने के लिए भवन भवन दिए जाते हैं। वो सारी बातें आपको क्या आती है, यहाँ आती हैं। तो योग्यताएं और शर्तें ध्यान रखना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा 58 में क्या है योग्यताएं, 59 में क्या है शर्तें, शर्तें क्या है, योग्यताएं क्या है, कोई नहीं पूछता। ठीक है। तो लिखना चालू करो। क्या हो गया, किसका, कहां जाने का, अभी वो धरती पे आए हो, काम करो। हाँ, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना नोटिफिकेशन चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन होती है वो कौन जारी करता है, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जो भी यहाँ मेंबर खड़ा हुआ है उसके लिए कितने प्रस्तावक चाहिए रे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ध्यान रखना दोनों अलग अलग होते हैं। ये जो प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं होगा। हम्म। दोबारा बताना। वो मान्य हो, वो मान्य हो। तो ये बैक डेट में फैसले कौन लागू करवाएगा वापस, ये सब पे कॉन्सेप्ट लागू होता है, चाहे मंत्री हो, ठीक है, चाहे आपका क्या नाम है मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। ठीक है। यदि मेंबर नहीं है, मंत्री बना दिया है या मुख्यमंत्री बना दिया है या प्रधानमंत्री बना दिया है, ठीक है, तो 6 महीने में या तो पद ग्रहण कर ले कहीं ना कहीं से, नहीं करता है तो 6 महीने में जो उसने फैसले लिए हैं वो मान्य होंगे। नहीं, वो हटा नहीं सकते थे, लेकिन एक तरीका था उसका। हुआ क्या कि नोटिफिकेशन जारी ऑफिशियल नहीं किए गए थे सिंगल सिंगल जिले के। देखो होता क्या है, जिले ऐसे नहीं बनते। जिले बनाने के लिए जैसे मान लो उन्होंने कह दिया कि हम इतने बना देंगे, तो पहले तो एक ऑफिशियल अधिसूचना जारी होती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है राजपत्र के द्वारा। ठीक है। ये होता है, इसके बाद में सिंगल सिंगल अधिसूचनाएं और जारी होती हैं। ये सिंगल सिंगल होने में टाइम लगता है। यदि वो सीमांकन कंप्लीट कर जाते, सारा काम कंप्लीट कर जाते और अधिसूचनाएं जारी कर जाते, तो फिर चैलेंज करने में दिक्कत आती है इनको। अब चैलेंज करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनके पास तो बहुत टाइम है चैलेंज करने के लिए। तो जिसमें देखो जिले कौन कौन से जाएंगे, राजस्थान में दूदू जाएगा, 100% जाएगा, दूदू जिला नहीं रहेगा अब। ठीक है। खेड़तल तिजारा जिला नहीं रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ब्यावर और केकड़ी या तो दोनों ही नहीं रहेंगे या एक नहीं रहेगा। ठीक है। बालोतरा जिला नहीं रहेगा। ये वो जिले हैं जो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या होती है एक जिले की। एक जिले में एसपी बैठता है। ठीक है। आप ऐसा जिला नहीं बना सकते जिसमें एसपी और डीएसपी का जो कार्य करने का वर्किंग एरिया वो एक हो जाए। एग्जाम्पल दूदू एक है, चाहे एसपी बिठा दो चाहे डीएसपी बिठा दो, दो थाने अंतर आते हैं। और एक एसपी के पास, एक डीएसपी के पास नॉर्मल 4 थाने आते हैं। ठीक। अर्थात से या एसपी एसपी क्या काम करेगा वहां, कोई काम नहीं है एसपी का। तो चाहे डीएसपी कर ले चाहे एसपी कर ले। ठीक है। यही केकड़ी की हालत है, यही ब्यावर की हालत है। ठीक है। यही खेरदल तिजारा की है, यही बालोतरा की है। तो ये हर जगह दिक्कत आती है। हम्म? यूटी है।
ये यूटी की विधानसभा की तो वही करेगा राज्यपाल ही, वहां का जो उपराज्यपाल बैठता है वही करेगा। हाँ है, नहीं उपराज्यपाल करेगा। यूटी देखो यहां तो देखो राज्यपाल को, गवर्नर साहब को इतनी पावर नहीं होती है, लेकिन उपराज्यपाल को बहुत बेहतरीन पावर होती है। सब गवर्नर साहब के पास तो इतनी पावर है कि वो मुख्यमंत्री को ये कह सकते हैं कल घर से बाहर मत आना, घर पे ही रहना, कल तेरा काम मैं करूंगा। ये नहीं कह सकता। अरे बंद कैसे कर दी, आगे वाला कौन लिखेगा, बंद कर दी। हाँ देखो यहां तक लिख के लाओगे, कल बाकी आगे दोबारा समझा दूंगा मैं। यहां तक क्या, कल दोबारा नहीं समझाऊंगा, अभी बोल देता हूं आपको। देखो रे एक बार इधर देख लो, वैसे बात सारी बोल दी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। 15,000 रुपए जमानत राशि जमा होती है, वो राशि या तो चाहे चुनाव आयोग में करवा दो, चाहे आरबीआई में करवा दो, जहां आपको उचित लगे वहां करवा दीजिए। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो अधिकारी होता है, वो कौन होता है रे, आपका लोकसभा का महासचिव। याद रख लेना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपके खोपड़ी में कौन बैठा रहता है, चुनाव आयोग। और इस चुनाव आयोग को सिर्फ एक ही जगह बिठाना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने में। इसके अलावा इसको हर जगह से निकाल देना, ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय कौन होता है, राज्यसभा का महासचिव। और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले किसके द्वारा किए जाते हैं रे, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उसका फैसला क्या होगा, अंतिम होगा, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो कि हाँ। उच्चतम हाईकोर्ट कैसे होता है, उच्चतम तम ही तो सुप्रीम कोर्ट ही है। हाँ अरे ये इनमें कंफ्यूज मत हो, उच्च यानी हाई कोर्ट, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों में तम और तम का ही फर्क है, तो तम वाला सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना। बाकी बात करेंगे कल। कल 9 बजे आ जाना, अभी बोल रहा हूं, कल पढ़ाया हुआ दोबारा क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा।